एक बार रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, देखिए। हो गई महोदय। जी सर। हाँ, तो इसमें हम लोग प्रमाण के विषय में पढ़ लिए थे कल। सामान्य रूप से प्रमाणों की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, कितने प्रमाण ये मानते हैं, है ना। उसी प्रमाण के क्रम में आगे क्या कह रहे हैं वो देखना है। क्या कह रहे हैं, बोले सामान्यतः तु दृष्टः अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः अनुमानात् तस्मादपि च सिद्धम परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। सामान्यतस्तु दृष्टात्, अर्थात जो आपका सामान्य तो दृष्ट अनुमानात, सामान्य तो दृष्ट अनुमानात, जो सामान्य तो दृष्ट अनुमान है, तो सामान्यतः तो दृष्ट अनुमानात कस्य प्रतीति भवति, सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा किसकी प्रतीति होती है? तो बोले अतीन्द्रियाणां प्रतीति ही भवति। कस्य प्रतीति भवति? सामान्य तो दृष्ट अनुमानात अतीन्द्रियाणां तो ऐसा अन्वय कर लो या सीधा सीधा अन्वय करो। बोले सामान्यतः तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम अनुमानात् प्रतीति भवति, ऐसा। ठीक है, दोनों में से कैसा भी अन्वय कर लीजिए। बोले अच्छा ठीक है, अतीन्द्रिय वस्तुओं की प्रतीति आपकी अनुमान से हो जाती है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा। और आगे कह रहे तस्मादपि च असिद्धम, और बोले जो उस सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी असिद्ध है, अर्थात जो सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा भी अज्ञात है, जो सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा भी ज्ञात नहीं है ना, इसको सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, ऐसा जो विषय है ऐसा जो परोक्ष है, अर्थात जो अप्रत्यक्ष विषय है, वह किससे सिद्ध होता है? बोले आप्तागमात् सिद्धम। आप्तागम से, आप्तागम बोले तो, आप्तागम बोले तो शब्द प्रमाण, शब्द। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, समझ आ गई ना कारिका भी? क्लियर हुई? जी भैया। क्या कह रहे हैं आगे देखिए, कह रहे हैं अति दूरात् सामीप्यादि इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात् सौक्षम्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारात् च। कोई भी विषय, कोई भी वस्तु न दिखने के, प्रत्यक्ष न होने के कितने कारण होते हैं? यदि हमें कोई चीज नहीं दिखलाई पड़ रही है, जो भी अतीन्द्रिय वस्तु है, कुछ चीजें हमें नहीं दिखाई पड़ती, क्यों? क्या कारण है उसमें? कितने कारण हो सकते हैं? कुछ कारण है ऐसा जो सर इसके कारण इसमें नहीं दिखती है? भैया। तो ये जो अनुमान हमें करना पड़ता है, वो अनुमान क्यों करना पड़ता है? क्योंकि चीजें हमें 8 कारण हैं, इन 8 कारणों से चीजें हमें प्रत्यक्ष नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बोले कौन कौन है, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए अनुमान और आपके शब्द प्रमाण का सहारा लेते हैं, आप्त प्रमाण का सहारा लेते हैं ना, नहीं लेते हैं? और उसी के फल है ये। ठीक है, बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। आ रही है सर। बात समझ में आ गई पंडित जी? जी। अब प्रश्न यहाँ क्यों हो रहा है, ये प्रश्न बनने की बात आई क्यों, यहाँ ये प्रश्न बन क्यों रहा है? तो प्रश्न बन इसीलिए रहा है पंडित जी, क्योंकि आपके प्रकृति पुरुष की चर्चा हो रही है। प्रकृति पुरुष के विषय में अब वो प्रकृति पुरुष हैं या नहीं है, ये कैसे पता पड़ेगा? यदि हैं तो आपने कहाँ देखा उनको? क्या प्रमाण है आपके पास उनके होने का? कोई अस्तित्व है उनका? है? उनके अस्तित्व का अभाव है। यदि हैं तो कैसे हैं? यदि आप सिद्ध कर सकते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं अतीन्द्रिय होंगे तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से कर लेंगे, और यदि तदपि उनका अभाव है तो हम लोग शब्द प्रमाण से कर लेंगे, हैं? लेकिन प्रैक्टिकली तो अब कहने से थोड़ी ना बात बनेगी, प्रैक्टिकली तो बताना पड़ेगा ना, क्यों जी? तो वही बता रहे हैं। तो कुछ कारण होते हैं पंडित जी, जिन कारणों से, आवाज आ रही मेरी? आ रही है भैया। आ रही है। हाँ, चीजों का प्रत्यक्ष नहीं होता। कौन कौन कारण है तो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्या बोले? बोले अति दूरात, बोले वस्तु यदि अत्यंत दूर हो तो भी वो नहीं दिखाई देती।
जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, आपसे 10 किलोमीटर दूर कोई वस्तु रखी है तो दिखेगी आपको? बताइए। नहीं। नहीं दिखेगी, है ना। सामीप्यात, अत्यंत निकट आ जाए, आपकी आंख के एकदम पास छुला के रख दिया जाए, दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा बताओ? है? नहीं दिखेगा। नहीं। और एक चींटी को, एक छोटी चींटी को आपसे यदि मतलब 10 कदम दूर भी छोड़ दिया जाए, दिखेगी चींटी आपको? बताओ। दिखेगी? नहीं। नहीं दिखेगी, क्योंकि वो अत्यंत दूर है आपके उस हिसाब से, तो है ना। और यदि हाथी को बिल्कुल आपके, आपका सर पकड़ के इसे हाथी से लगा दिया जाए, एकदम पता पड़ेगा क्या है ये? है? नहीं सर। क्यों नहीं पता? तो अत्यंत दूर होने से भी, अत्यंत निकट होने से भी, और बोले इंद्रिय घाता, और क्या हो जाने के कारण पंडित जी? भगवान ना करे दोनों आंखें ही चली जाए, तब दिखेगा? है? नहीं। वस्तु प्रत्यक्ष होगा? अरे नहीं दिखेगा आपको। कोई भी इंद्रिय चली जाए, मान लो आपकी घ्राण इंद्रिय चली गई, श्रवण इंद्रिय चली गई, आपको शब्द सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो बोलेगा भोजन कर लो, बोलोगे हैं? तो भोजन कर लो, हैं? क्या कहा? ऐसे करोगे? नहीं। देखो, कोई तो इंद्रिय घात है जो आप बार बार अनम्यूट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ म्यूट रखो, लेकिन आप लोग फिर अनम्यूट कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा कारण है, क्या कारण है? इंद्रियाघात। इंद्रिय घात हो गया, चलो इंद्रिय घात हो गया, अब ठीक है। आगे कह रहे हैं मनो अनवस्थानात, अपने आप बताइएगा कौन सा है। मन अन्यत्र हो आपका, विषय तो इंद्रिय को देख रहा है, विषय इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है, संबंध हो रहा है, लेकिन मन अन्यत्र है, तो भी आपको वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। भाई म्यूट रखो यार, कौन है ये, बार बार डिस्टर्ब होता है ना। आप लोग आपस में नहीं बोल सकते कि एक दूसरे से? मन अन्यत्र हो तब भी ऐसा होता है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना खोलिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग एक टक किसी चीज को देख रहे होते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं पड़ता। तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष है, लेकिन आपका मन उस जगह पे नहीं है, तो आपको पता ही नहीं पड़ा हुआ क्या है। तो मन अन्यत्र होने पर भी, यद्यपि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष है, लेकिन मन अन्यत्र होने पर भी वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। क्या कह रहे हैं? सौक्ष्म्यात, वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, है ना। अत्यंत सूक्ष्म हो, परमाणु, ज्ञान ही नहीं होगा उसका। अत्यंत सूक्ष्म होने पे भी वो वस्तु नहीं दिखाई देती, उसकी उसकी अनुपलब्धि होती है। ठीक है। अथवा आगे क्या कह रहे हैं? व्यवधानात, अथवा कोई व्यवधान आ जाए बीच में, क्या आ जाए जी मध्य में? बोलिए। व्यवधान आ जाए, ठीक है। जैसे व्यवधान। अब हाँ, आप इधर बैठे हैं कमरे में, उधर कमरे के बाहर दीवार के उस पार क्या हो रहा है आपको पता है? कुछ कुछ नहीं पता है? तो बीच में व्यवधान है ना, गेट का या कि उसका दीवार का बीच में व्यवधान है ना, भित्ति का, तो आपको पता ही नहीं। तो व्यवधान आने पर भी आपको वस्तु का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, उसकी अनुपलब्धि रहती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? आगे क्या कह रहे हैं? बोले अभिभवात, क्या बोले आगे? अभिभत, अभिभवात अर्थात कोई वस्तु किसी में अभिभूत हो जाए तो भी आपको उस वस्तु की अनुपलब्धि होती है। जैसे रात्रि में आपको तारे दिखाई देते हैं ना, नक्षत्र दिखाई देते हैं ना, नक्षत्र मंडल दिखाई देता है ना रात्रि में, है? जी। लेकिन दिन में दिखाई देता है कि नक्षत्र मंडल आपको? नहीं। है? नहीं दिखाई देता। क्यों? नहीं सर। क्योंकि वो अभिभूत हो जाता है। क्या हो जाता है पंडित जी? वो बोलो। सूर्य से अभिभूत हो जाता है। हाँ, सूर्य उसको अभिभूत कर देता है, कहीं नहीं, इसलिए, है ना, उसमें चले जाते हो उसके प्रकाश में। और क्या कह रहे हैं? समानाभिहाराच, अपने जैसी सदृश वस्तुओं में मिल जाने के कारण भी आपको वस्तुओं की अनुपलब्धि होती है। ठीक है। जैसे अभी वृष्टि हुई, है ना, और वृष्टि में क्या आप जैसे वो जल आपका जब भूमि पर गिरा, भूमि पर गिर के वो छोटी नाली के माध्यम से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से जाकर के वो किसी नदी में जाके मिल गए। अब उसमें से आप वर्षा के जल को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। वर्षा का जल पृथक किया जा सकता है क्या?
पॉसिबल है? नहीं हो सकता। नहीं। अब क्यों उसकी अनुपलब्धि? आपको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि इसमें वर्षा का जल मिला हुआ है। यदि कोई नदी का प्रवाह है, वेग है, या किसी नाली का प्रवाह है, तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें वर्षा का जल मिला हुआ है। अनुपलब्धि होगी ना आपके लिए तो उसकी। क्यों अनुपलब्धि है उसकी? क्यों है? क्योंकि वो क्या हो गया, समान अपने समान विषय वाले में, अपने समान वस्तु में मिल गया। ठीक है, इसलिए उसमें भेद नहीं होता, समान अभिहार हो गया उसका। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सारी कारण समझ में आए। सबसे पहला कौन सा, गिनो एक बार फटाफट से कितने हैं। देखिए, अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनो अनवस्थानात, सौक्षम्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहारात च। कितने कारण है? 8 कारण है। 8। 8। 8। इन 8 कारणों से किसी भी वस्तु की अनुपलब्धि होती है, प्रत्यक्षाभाव होता है, अप्रत्यक्ष रहती है विषय वस्तु, इन 8 कारणों से। अब ये बताइए कि जो आपके पुरुष और प्रकृति हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति को ही पकड़ो, जो आपकी प्रकृति हमें नहीं दिखाई दे रही है, इनमें से कौन सा कारण है कि वो प्रकृति हमें नहीं दिखाई दे रही? वो अत्यंत दूर है, अत्यंत समीप है, हमारी वो इंद्रिय खत्म हो गई जिससे प्रकृति का ग्रहण किया जाए, या हमारा मन अन्यत्र है, अत्यंत सूक्ष्म है, या कोई व्यवधान आ चुका है, या किसी में अभिभूत हो गई है, या समान अभिहार हो गया है किसी सर समान वस्तु में। सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म होने के तो कारण। इसमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण प्रकृति पुरुष रूपी तत्व जो हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है? इसी कारण से लगाई। बहुत गंधार है, सूक्ष्म बहुत होने के भयंकर कारण। बदला। ठीक है ना भैया, उससे पानी के लिए ज्यादा बात समझ आ गई। अब वो प्रश्न हुआ, आप बतला रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उसका। क्या कह रहे हैं? बोले सौक्षम्या तद अनुपलब्धि न अभावात। किस कारण से उसकी अनुपलब्धि है पंडित जी? सूक्ष्म होने के कारण। बोले अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसकी अनुपलब्धि है, न अभावात। समझ में आ रही बात? जी। है ना, सौक्षम्या तद अनुपलब्धि। न अभावात, ऐसा नहीं कि उसका अभाव है ना, ऐसा नहीं कि वो प्रकृति पुरुष है ही नहीं, अनुपलब्धि नहीं है उनकी, अभी तो अत्यंत सूक्ष्म है, इस कारण से वो नहीं दिखते, अभाव नहीं है उनका। बात समझ में आई? बोले कैसे, कैसे पता आपको कि उनका अभाव नहीं है पंडित जी? हैं? उनके कार्यों से। बोले कार्यतः तदुपलब्धि। बोले उनके कार्य से उनकी उपलब्धि में पता पड़ती है, हमें उनका कार्य दिखाई देता है पंडित जी। तो कार्य जब दिखाई देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कारण होगा। अरे कारण होगा पंडित जी, तभी ना कार्य होगा। क्या बिना कार्य, बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो सकता है? हैं? बतलाइए, क्या बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं सर। अर्थात उनका, हाँ, अर्थात कार्यतः तदुपलब्धि, कार्य है, कार्य दिखाई दे रहा है हमें, इसी से पता पड़ता है कि प्रकृति पुरुष नाम की कोई चीज विद्यमान है ना? कोई चीज है जो इसको कार्य को उत्पन्न कर रही है। बोले कौन है उनके कार्य? ये कार्य है उनके? हैं? बोले तच्च कार्यम, उसके कार्य कैसे हैं? बोले महदादि, महदादि। वो कैसे हैं? बोले प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, कदाचित प्रकृति स्वरूपम, कदाचित प्रकृति विरूपम। कदाचित वह प्रकृति के अनुकूल होते हैं और कदाचित वे प्रकृति के प्रतिकूल होते हैं, विरूप होते हैं। बात समझ में आ गई? स्वरूप मतलब सजातीय और विरूप मतलब विजातीय। कदाचित प्रकृति के विजातीय होते हैं और कदाचित प्रकृति के सजातीय। ठीक है ना? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र कदाचित पिता के अनुकूल होता है, पिता के व्यवहार के अनुकूल होता है, पिता के सदृश दिखाई देता है, कदाचित नहीं दिखाई देता। होता है नहीं होता ऐसा? है? बदलाव नहीं होता? हम्म जी, होता है। वैसे ही ये प्रकृति भी क्या है?
अरे पिता माता ही तो हैं, वही तो उत्पन्न कर रहे हैं इन सबको, महद आदि को, कार्यों को। तो जो महद आदि कार्य हैं ये कदाचित प्रकृति के अनुकूल होते हैं, कदाचित प्रकृति के प्रतिकूल होते हैं, कदाचित उसके सदृश होते हैं, कदाचित उसके असदृश होते हैं। तो बात क्लियर हो गई जी सबको? अब बात हुई है कार्य जी की। सर। जब कार्य की बात हुई है तो आप कार्य से कारण का अनुमान कर रहे हैं ना। अरे आप कर क्या रहे हैं? आपने किया क्या अभी? अभी तो कर रहे हैं ना, कार्य तदुपलब्धि, कार्यतः तदुपलब्धि। बोले कार्य से हम जानते हैं कि उसकी उपलब्धि है, कार्य देख करके तो आप कारण का अनुमान कर रहे हैं ना। इसका मतलब आपका कार्य कैसा है? सत है। कार्य कैसा है पंडित जी? सत्य है कार्य सत्य है ना, इसीलिए उसको सत्कार्यवाद कहा जाता है। आगे सिद्धि करेंगे उस सत्कार्यवाद की। तो सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए उन्होंने कितने हेतु देंगे? 5 हेतु देंगे। कितने हेतु देंगे पंडित जी? 5 हेतु देंगे। 5। वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असदकरणात्, सबसे पहले क्या दिया? असदकरणात्। दूसरा क्या है? उपादान ग्रहणात्। तीसरा क्या है? सर्व संभव भावात्, संभव अभावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावाच्च कार्यम कीदृशम अस्ति। इन सब कारणों से क्या, इन सब रीजन से क्या पता पड़ता है कारण कैसा है? सत्य है। कारणम सत्य, अर्थात कारण सत्य है। बात क्लियर हो गई? जी अर्थात सत्तावान है, विद्यमान है। ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके वो बताएंगे कि असद करणात् का मतलब क्या है, उपादान ग्रहणात् का मतलब क्या है, सर्व संभव भावात् का मतलब क्या है, शक्त से शक्य करणात् का, कारण भावाच्च का क्या है ना। तो उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा एक डिटेल्ड आपको दिखाते हैं, तो उसमें अब समझ में आएगा अच्छे से, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। इनमें से कोई है एक दर्शन वाली जिसमें वेदांत और वो ये आपका सांख्य दोनों है, ऐसा है? ये तो निरुक्त का है शायद, है ना, ब्लॉक 4। उसका हो गया। चलिए यहाँ भी दिया था ना, इसमें देख रहे थे हम लोग, चलो इसमें भी है। जी सर। ये है सत्कार्यवाद के 5 हेतु, ये है। दिख रहा है ना, दिख रहा है भैया? वही कह रहे हैं, देखिए सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए सांख्याचार्यों ने कितने हेतु दिए? 5 हेतु दिए। कितने हेतु दिए पंडित जी? 5 हेतु। 5 हेतु दिए। ठीक है, क्या है? बोले असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव भावात्, शक्त से शक्य करणात् और कारण भावात्, कार्यम सत। ठीक है, कार्य सत है। क्यों? क्योंकि असद करणात्। सबसे पहला क्या दिया? हर जगह ही जोड़ना है ना। असद करणात् कार्यम सत, कार्यम सत अस्ति, कार्य सत है ना। अर्थात कार्य जो भी उसका कारण है, उस कारण में पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। क्यों विद्यमान रहता है? क्यों है कारण सत? अगर असद करना, ये समझ लिया आपने, सब समझ लिया, याद रखिए। यही एक कार्य का समझने वाली है विशेष रूप से। तो बाकी सब तो एकदम हलवा है, समझे? तो उसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न करिए पहले, है ना, कि क्यों कार्य सत है। तो कह रहा है कार्य क्यों सत है? बोले असद करना, इसलिए कार्य सत है। आप प्रश्न करिए कि असद करना का मतलब क्या है? असद करणात् का, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। बोले असतो अकरणम, अर्थात जो कार्य कैसा होता है? असत होता। असत होता है। ठीक है ना, उसका कारण भी कैसा होता है पंडित जी? असत्य ही होगा। असत ही होगा।
चलो उसका कारण भी असत ही होगा, ठीक है ना। असत्य, असत्य होता है, असत्य। यदि कार्य मिथ्या है तो उसका कारण भी मिथ्या, एक भ्रम ही होगा। जैसे जैसे समझिए, आकाशीय कमल देखा है, बहुत सुगंधित होता है पंडित जी, देखे हो? नहीं भैया, नहीं भैया, हैं? होता ही नहीं है ना। अरे जैसे तडागीय कमल देखा है ना, तडागीय कमल का कारण कौन है बताओ? अच्छा, तडागीय कमल का कारण कौन है? सूर्य, सुगंधित सूर्य होता है। और सूरज। जल। अरे वही सब जल वल इत्यादि सारे कारण है ना। ऐसे आकाशीय कमल का कारण कौन है ही नहीं कोई, क्योंकि आकाशीय कमल ही क्या है, कार्य ही असत है, ये कार्य ही असत है, उसका कारण भी असत ही होगा ना। जैसे कृषा श्रृंग अर्थात खरगोश के सींग देखे हैं? मैंने देखे हैं। हमने नहीं देखे नहीं भैया। होते? अरे होते हैं, देखना कभी। नहीं सर, होते ही नहीं है। तो कार्य होता नहीं है ना, ये सिंह रूपी कार्य नहीं होता ना, है ना। जी, तो जब कार्य असत हो तो कारण भी नहीं सर, असत ही होगा। बात समझ में आ गई ना। जैसे कछुए के रोम देखे, कछुए के रोए देखे? नहीं नहीं होते पंडित जी। नहीं सर, पत्थर जैसे होते हैं। तो ये भी जितने भी ये कछुए के रोए, खरगोश के सींग या आकाशीय कमल, ये सब क्या है, कैसे कार्य है सब? ये असत कार्य है ना, असत पदार्थ है ना। तो इन असत पदार्थों से पता पड़ता है कि इनका कारण भी असत होगा, असत। ठीक है। हाँ, क्योंकि जो कार्य असत होते हैं लोक में हम देखते हैं कि जो भी कार्य असत है उसका कारण भी असत है। अतः हमारा जो कार्य है वो सत्य है, क्योंकि इसका कारण भी कोई सत्य ही होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जी, नहीं समझ में आया? आगे भैया। वही बात कह रहे हैं, कार्य अपने कारण में सतरूप में विद्यमान रहता है। असत करणात् का तात्पर्य है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में असत था। अब सांख्य आचार्य कहते हैं कि जब कार्य कारण में असत है तो उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अरे कार्य जो है आपके कारण में असत रूप में विद्यमान है, जब उसमें रहता ही नहीं वो कारण में, खरगोश के सिंग अंदर होते ही नहीं तो कहां से दिखाई देंगे आपको? कछुए के रोए होते ही नहीं तो कहां से दिखाई देंगे जी? आकाश में कमल रहता ही नहीं तो दिखेगा कहां से? है तो उसकी उत्पत्ति भी कहां हो सकती है? समझ में आ गई ना। कहने का आशय है कि यदि घट पहले मृत्तिका में नहीं रहता तो लाख प्रयास करने पर भी उसको घट को मृत्तिका से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। निकाला जा सकता था क्या बताओ? बनाया जा सकता था? यदि घट मृत्तिका में न रहता, नहीं सर, तंतुओं में न रहता तो क्या बना सकते थे पट को? यदि कोई कहता है बना सकते तो जल से घट बना के दिखाओ, तो हम माने। अर्थात बात क्या है, असत करना समझ में आ गया ना है? जी जी, अर्थात असत कारण किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करता। असत कारण से उत्पन्न कार्य भी असत ही होता है ना। तस्मात सत कार्य, इसीलिए हमारा कार्य कैसा है, सत्य है, क्योंकि ये किसी सत कारण से उत्पन्न हुआ है। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है जी। अरे आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आई कह रहा उपादान ग्रहणात्। अगला विषय क्या बोला पंडित जी? उपादान ग्रहणात् है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं इस हेतु का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण या समवायी कारण से संबंधित रहता है, इसीलिए उसकी उत्पत्ति संभव होती है, इसीलिए वह कार्य सत्य माना जाता है। अर्थात कोई भी आपका कार्य किससे संबंधित होगा? अपने उपादान कारण से या समवाय कारण। समवायी कारण कह लो या उपादान कारण कह लो, उससे। जैसे घट मृत्तिका से संबंध है, संबंधित है ना, उसका संबंध है कि नहीं बताओ? तिल तैल से संबंधित है ना। अरे तैल रूपी कार्य यदि चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? उसके लिए समुचित कारण लेना पड़ेगा ना, बताओ।
यदि घट चाहिए तो घट को बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? उपादान कारण मिट्टी लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? है? जी भैया। हाँ। अच्छा ये बताओ, घट पानी का क्यों नहीं बन सकता, खाली मिट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि मृत्तिका में घट पूर्व से ही समवायत्वेन विद्यमान है। आप पढ़ के आए ना न्याय? पट तंतुओं से क्यों बनता है, मिट्टी से क्यों नहीं बन जाता जी? क्योंकि तंतुओं में पट पूर्व से ही समवाय संबंध से विद्यमान रहता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? वही कह रहे हैं कि ऐसे हेतु का तात्पर्य कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण में, समवायी कारण में पूर्व से विद्यमान रहता है, अर्थात एक उचित उपादान कारण किसी वस्तु का होता है। ठीक है? बता रहे हैं, कह रहे हैं उपादान कारणानाम मृत्तिकादीनामेव घटादि सिद्ध्यर्थम कार्यार्थी भी ग्रहणात्। अर्थात घट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? घटादि सिद्धि के लिए मृत्तिका चाहिए ना? उपादान कारण कौन है उसका? उपादान कारणानाम मृत्तिका नाम एवं कार्यार्थी भी है ना। कि दूध लाता है कि घट बनाने के लिए? हो क्या लाता है? हैं? मिट्टी। अरे बोलो। मृत्तिका लाता है। वही कह रहे हैं, संख्याचार्यों को कहना है कि कार्य अपने उपादान कारण में पूर्व से ही विद्यमान रहता है, इसीलिए उचित उपादान लेना होता है। वही कह रहे हैं, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, अतः मिट्टी के बिना घट नहीं हो सकता, क्योंकि घट अपने उपादान कारण मिट्टी में पहले से ही अव्यक्त रूप से विद्यमान है। बस आपने उसको बना के थोड़ा सा क्या कर दिया, आर्ट, उसको थोड़ा सा स्वरूप देकर के आपने उसको व्यक्त कर दिया बस, इसीलिए उससे उत्पत्ति संभव है। अन्यथा जल से क्यों नहीं हो जाती? योजित तो जल भी किया जाता है ना। अरे जैसे मिट्टी लगाई जाती है घट बनाने के लिए, वैसे जल भी तो मिलाया जाता है ना उसमें। क्या बिना जल मिलाए मिट्टी से घट बना दोगे? हैं? तो जल को घट के प्रति कारण क्यों नहीं मान लिया? क्योंकि अव्यक्त रूप से जो घट है वो जल में नहीं है, तो कहाँ विद्यमान है? मृत्तिका में। बात समझ आ गई? अर्थात सामान्य हिंदी भाषा में पूरी भाषा का मोरल ऑफ द स्टोरी यदि समझो तो एक कैसा कारण ही पंडित जी? कार्य से संबंधित कारण ही कार्य के उत्पादन में क्या होता है? समर्थ होता है। इसी को उपादान कारण कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? अरे आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बात समझ में ही नहीं आई? अब जैसे जी भैया। आपको तेल चाहिए, तो तेल निकालने के लिए क्या लोगे? तिल लोगे ना। तिल से ही तिल में तेल विद्यमान है ना। समुचित उपादान लोगे ना उसका। कि तिल निकालने के लिए आप चीनी ले लोगे, शक्कर ले लोगे, शक्कर से तेल निकलेगा क्या? बताओ। या गेहूं से तेल निकाल लोगे? बताओ। चावल से निकाल लोगे? हैं? नहीं, चने से निकाल लो, किससे निकाल लोगे? बताओ। तिल से ही अरे तो निकलेगा। समुचित उपादान लेना होगा ना। अब ऐसा उपादान होना चाहिए कि आपको तैल रूपी कार्य है, तैल रूपी कार्य उस कारण में पूर्व से विद्यमान हो। इसी से क्या पता पड़ता है कि कार्य सत है। अर्थात तैल को शक्कर, गेहूं, चावल, चने इत्यादि से नहीं निकाला जा सकता। इससे क्या पता पड़ता है कि ऐरा गैरा कोई भी चीज किसी चीज को उत्पन्न नहीं कर सकती पंडित जी। ऐसा नहीं है कि तिल से कह दिया कि भाई तू बैठ, शक्कर ने कहा हम तेरी जगह तेल निकालते हैं, तो आज थोड़ा सा आराम कर ले, कल को तू मेरी जगह दही या दूध में मिलके चले जाना है। तो इससे क्या पता पड़ता है कि समुचित उपादान से ही सत उपादान से ही सत्कार्य की उत्पत्ति होती है, अतः कार्य हमारा कैसा है? सत है। ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? जी सर। जी सर। आई क्या है? सर्वसंभव अभावात। सर्वसंभव अभावात, सब कुछ से सब कुछ उत्पन्न हो सकता है क्या? कोई भी चीज किसी भी चीज को उत्पन्न कर सकती है क्या? नहीं सर। अरे किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने कहा सर्वसंभव अभावात,
सब कुछ उत्पन्न नहीं करता। सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारणों से नहीं हो सकती। एक विशेष कारण से विशेष कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे दुग्ध से दही ही बन सकता है, दुग्ध से अन्य कोई चीज नहीं बन सकती। पट इत्यादि बन सकते क्या दुग्ध से? बताओ, नहीं बन सकता। मृत्तिका से घट ही बनेगा, मृत्तिका से घट ही बनेगा, मृत्तिका से दुग्ध दही नहीं बन सकता पंडित जी, है ना। तो सब कुछ से सब कुछ संभव नहीं होता। इसीलिए हमें क्या पता है, इसीलिए हमारी बात क्या सही हुई कि कार्यम सत, कार्य कैसा सत्य है। ठीक है, बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई पंडित जी? जी सर। आगे क्या कह रहे हैं? बोले शक्तस्य शक्य करणात्, बोले शक्त कार्य के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? एक अशक्त कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होगी आपको? शक्त मतलब समर्थ कार्य के लिए, सत कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सत कारण की आवश्यकता होगी, शक्त कारण की आवश्यकता होगी। तो अतः इस बात से, क्योंकि हमें कारण सत शक्त दिखाई देता है, समर्थ दिखाई देता है, इससे क्या पता पड़ता है कि कार्यम, कार्य कैसा है? बोलिए। सत्य है कार्य। बात समझ आ गई? यदि आप कार्य को असत मान लें, यदि कोई कहे कि उत्पत्ति के पहले कार्य असत है, मान लो कोई व्यक्ति आके कहे आपसे कि कार्य तो उत्पत्ति के प्राक होता ही नहीं है, उसकी तो सत्ता ही नहीं रहती, वो तो बाद में जब जन्म लेता है तब जाके उसकी सत्ता होती है। अरे जायते फिर अस्थि करते हो ना, ऐसा होता है, उल्टा होता है कि अस्थि जायते होता है? क्या होता है? जायते अस्थि होता है ना आपके यहाँ, जायते फिर अस्थि के अस्थि फिर जायते। अब अंतर यही है, देख लो बस। ये क्या कह रहे हैं कि पहले अस्थि फिर जायते कह रहे हैं कि पहले सत्ता होगी, उसके वो कार्य सत होगा, फिर उत्पन्न होगा, फिर दिखाई देगा आपको। लॉजिकली इनकी बात भी ठीक ही है, नहीं है? अरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूक्ष्म रूप में तो उसकी सत्ता रहती होगी ना, तभी तो जन्म ले रहा है पंडित जी। अचानक से प्रकट हो गया, आ गया सामने आपके, भगवान जी की तरह लो भैया हम प्रकट हो गए हैं? नहीं सर। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में तो उसकी सत्ता रहती होगी ना, वैसे वो व्यक्त हो जाता है, व्यक्त रहता है उससे पूर्व में। तो वही बात ये भी कह रहे हैं, यदि ऐसा होता, उत्पत्ति के पूर्व कार्य यदि असत होता तो उसका कारण भी कैसा होता? असत होता, है ना। क्योंकि कारण शक्त है, शक्त कारण से पता पड़ता है कि कार्य भी शक्त होगा। ठीक है जी। विज्ञान देखिए, शक्त घट शक्त शक्यमेव घटम मृत पिंडाद उत्पादयति। शक्य घट को ही, शक्य मतलब किस में समर्थ है वो? अरे कोई भी कार्यों में, जला नयन इत्यादि में समर्थ है कि नहीं वो? है तो शक समर्थ है ना। अब वो सामर्थ्यवान को कोई सामर्थ्यवान ही उत्पन्न कर सकता है ना पंडित जी। ऐसा तो है नहीं कि शेर का बच्चा गीदड़ हो जाएगा, या श्वान हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, शुकर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। शेर का बच्चा तो शेर ही होगा ना, यदि वो वास्तव में शेर का बच्चा है तो। नहीं, बताओ। जी। आगे कह रहे हैं कारण भावात। बोले कारणों का मतलब कोई ना कोई, यदि आप कोई कार्य देख रहे हैं तो उसके 100% उसकी उत्पत्ति में कोई है ना। बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। बिना कारण के कार्य संसार में आज तक नहीं देखा गया कभी। है कोई ऐसा कारण, ऐसा कोई कार्य जो बिना कारण के हो? बताओ। अरे महाराज वेदांत पढ़ के आ रहे हो अभी, केवल अद्वितीय ब्रह्म को छोड़ दिया जाए, जो अद्वितीय तुरीय चैतन्य शुद्ध ब्रह्म है, उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त और कोई है जो बिना कारण के उत्पन्न है? बताओ, बोलो भाई। देखो स्वास्थ्य सही नहीं है, तदपि मैं पढ़ा रहा हूँ, पता है। वो टालने का कारण ही स्वास्थ्य था, और वास्तव में बिल्कुल ठीक नहीं है स्वास्थ्य। तो वैसे मतलब ऐसा बहुत जी समझ आ रही है। हाँ तो बोलो ना। बोलने में तो आप जानते हैं कि 1 घंटे आप शारीरिक श्रम कर लीजिए, सॉरी 4 घंटे शारीरिक श्रम कर लीजिए और 1 घंटे बोल लीजिए,
बराबर शक्ति क्षीण होती है। सुबह से लगे हैं, मतलब कुछ खाए बिना ऐसे ही चल रहा है बस। तो तदपि पढ़ा रहे हैं, लेकिन तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए ना फटाफट से। नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। तो क्या करें, शक्यमेव घटम मृत्पिंड, बात समझ में आ गई नहीं? जी सर। प्रत्येक कार्य, कोई भी कार्य संसार में उत्पन्न हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्य कारण का क्या होता है पंडित जी? कार्य और कारण का क्या होता है परस्पर? कौन संबंध होता है? तादात्म्य में संबंध होता है। कौन संबंध होता है? दादा परस्पर तादात्म्य में संबंध होता है। मतलब कारण है तो कार्य होगा, कार्य है तो कारण रहा होगा। आपको दिखाई बेशक ना देगा, लेकिन रहा होगा कोई ना कोई। सर होता जरूर समवाय संबंध भी होता है। है बेटा। हाँ समवाय वही तो संबंध। है, नाम भेद है, वही है पंडित जी। ठीक है, जी है ना? तो वही कह रहे कारण भावात, कार्य कारण में अभेद होने के कारण, कार्य कारण में कोई भेद नहीं होता, इस कारण से कि जो कार्य वही कारण था पहले, अब बस व्यक्त होकर के आप सामने आ गया। यही तो मानते हैं, है कि नहीं? तो इससे भी हमें पता पड़ता है कि कारण के गुण कार्य में आते हैं, है ना? कार्य गुणात्मकत्वात् हमें पता पड़ता है पंडित जी, कार्यम सत। ठीक है, ये कह रहे कार्य का अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्वरूप सत रूप से अपने कारण में विद्यमान रहता है। अतः इससे क्या पता पड़ता है हमें कि कार्य सत है। ठीक है, नहीं कह रहे कारण का जो स्वभाव रहता है वही स्वभाव अभी कार्य में भी आता है। कार्य कारण से क्या है? अभिन्न है, अभेद है दोनों में। ठीक है जी। ये 5 हेतु आपको समझ में आ गए सबको अच्छे से? एकदम समझ में नहीं आते बहुत जल्दी है, तो सबको समझ में आया आप लोगों को जी भैया। आ गए सर। अच्छे से? एक बार विचार करिएगा, नहीं आया तो फिर पूछिएगा। ठीक है, जी। ठीक है बच्चों, जी भैया। आगे चलें। जी। जी सर। अब देखिए, अब आपको प्रकृति, आपने क्या चीज जानी? एक प्रकृति है, मतलब 3 चीजें, 3 भागों में आपने चीजें जानी थी। एक प्रकृति है जो कैसी है? मूल है और अविकृत है ना? दूसरी क्या थी आपकी? विकृति है ना? दूसरी विकृति है ना? महोदादि कौन कौन है? ये महोदादि व्यक्त। है ना? महोदादि क्या है? ये विकृति है, विकृति है ना? के कार्य जो है। और पुरुष कैसा है पंडित जी? न प्रकृति न विकृति। ठीक है ना? अब 2 भागों में बांट लीजिए इसको पंडित जी। एक को, पुरुष को अभी साइड में रख दीजिए, पुरुष से हमें चर्चा नहीं करनी, हमें चर्चा करनी है प्रकृति और दूसरी कौन की? विकृति की। ठीक है, अब इनमें क्या साधर्म्य है, कौन समानताएं हैं इनमें और कौन असमानताएं हैं, ये हम इससे जानेंगे। ठीक है, अगली कारिका में ये बताने जा रही है। बात समझ आ गई? प्रकृति को अव्यक्त के नाम से बताया जाएगा क्योंकि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और विकृति कैसी है? व्यक्त है ना, क्योंकि उसको कहा जा सकता है। ठीक, तो कह रहे हेतु मत नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। आगे सावयवम परतंत्रम व्यक्तम, ये सब व्यक्त के लक्षण है। व्यक्त मतलब प्रकृति या विकृति? विकृति। 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 क्या क्या बताया विकृति के विषय में? वह कैसी है? व्यक्तम की दृशम, व्यक्त कैसा है? बोले हेतु मत। कैसा है पंडित जी? हेतु मत अर्थात कारणवान है। तो हाँ, ठीक है ना, कारणवान है, किसी के प्रति कारण बनता है ना? उपादान कारण इत्यादि बनेगा। और कैसा है? अनित्यम, नित्य नहीं है, अनित्य है। ठीक है, अव्यापी। और कैसा है पंडित जी? अव्यापी है, अव्यापक है। कम व्यापक। और कैसा है? सक्रिय, क्रियावान है। ठीक है, और अनेकम, इसीलिए तो साइकिल चलता रहता है क्योंकि सक्रिय है। अनेकम, वो एक में विद्यमान नहीं रहता पंडित जी, सर्वत्र
आपको दिखाई देगा, अनेक प्रकार का है यह। और आश्रितम, स्वतंत्र नहीं है, किसी पर आश्रित है, परतंत्र है। किस पर आश्रित है? प्रकृति पर, विकृति, है ना? ठीक है, बात समझ आ रही है? जी आ रही है। लिंगम, और कैसा है? लिंग का स्वरूप है। दो अर्थ करते हैं, तो एक तो किसी को बताता है, किसी का आइकन है ना, या फिर लीन होने वाला है ना, लयशील है, अर्थात इसका विलय हो जाएगा। और कैसा है? सावयवात्मकम, अवयव युक्त है। ठीक है। और परतंत्रम, और कैसी है पंडित जी? परतंत्र है, किसी के आश्रित ही रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती। ठीक है, दूसरे की अपेक्षा रखती है, दूसरे से अपेक्षा रखती है। लेकिन इससे विपरीत कर दिया जाए तो वो सब किसके लक्षण हो जाएंगे? विपरीतम अव्यक्तम, इससे विपरीत सारे लक्षण प्रकृति के। सर लिंग का अर्थ एक बार फिर से बताइए। जी, जो बोले हाँ व्यक्त जो है वह लिंग है, वो लिंग का क्या अर्थ है? हाँ, अच्छा, दो अर्थ हैं। जो लय, लयम गच्छति, एक तो लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, एक लय जिसका हो जाए, अर्थात जिसका विलय हो, प्रलय काल में जो समाप्त हो जाए, वह भी लिंग कहलाता है। ठीक है ना? लयशील, प्रलयशील है ना, नाशवान। समझ बात? जी सर। अगर दिया हो तो देखो। है ना, परस्परम प्रलीयते न प्रधानम तस्मात् लिंगम प्रधानम, है ना, लिंग प्रधान है। ये लय होता रहता है। आपकी विकृति कैसी है? बार बार लय होती है नहीं, नष्ट होती है नहीं होती है, कभी कुछ बना देते, कभी कुछ बना देते हैं। विकृति कैसी है? लिंग युक्त, अर्थात लयशील है। अब इससे विपरीत जो होंगे वो सारे किसके होंगे? किसके होंगे इससे विपरीत सारे? प्रकृति। बोलो, प्रकृति। अर्थात ये हेतु मत है, ये हेतु मत है तो प्रकृति कैसी होगी? अहेतु मत होगी। है, यदि ये नित्य अनित्य है तो प्रकृति कैसी होगी? नित्य होगी। ये अव्यापी है तो प्रकृति कैसी होगी? व्यापी होगी, व्यापक होगी। ये सक्रिय है तो प्रकृति निष्क्रिय, ये अनेक है तो प्रकृति एक है, ये आश्रित है तो प्रकृति स्वतंत्र है, ये लिंग है तो प्रकृति अलिंग है, अर्थात उसका लय नहीं होता। ठीक है, ये सावयवात्मिका है तो वह निरवयवात्मिका है, यह परतंत्र है तो वह स्वतंत्र है। पंडित जी, कौन कौन है ऐसा सब? अव्यक्त यानी प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति। ठीक है पंडित जी? जी सर। तो आपको जी सर। प्रकृति विकृति का दोनों में साधर्म्य वैधर्म्य समझ में आ गया? क्या साधर्म्य है उनमें, क्या वैधर्म्य है? सर वैधर्म्य में आ गया, समानता नहीं। अब देखिए बतला रहे हैं। अब ये जो आपकी प्रकृति और विकृति को एक जगह रख लिया और पुरुष को उन्होंने सामने खड़ा कर लिया। आपने समझे? पहले आपस में झगड़ा कर रहे थे कि देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। अब उन्होंने दोनों मित्र बन गई हो और सामने पुरुष को खड़ा कर लिया कि चलो इसकी मजाक बनाते, थोड़ा सा इसका व्यंग करते हैं, नहीं? तो क्या कह रहे हैं? अब ये जितने बताए जाएंगे उनके सामान्य धर्म होंगे। किसके? देखिए बता रहे हैं। त्रिगुणम अविवेकी विषयी सामान्यम अचेतनम प्रसबधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। किसके? ये व्यक्त और प्रधान। प्रधान मतलब गांव वाले प्रधान जी नहीं, तो वोट मांगने आते हैं वो वाले प्रधान जी नहीं। कौन से प्रधान? कौन प्रधान है? व्यक्त और अव्यक्त की समानता यहाँ बताई जा रही है। प्रधान का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। प्रकृति है सर, प्रकृति। प्रकृति। कल बताया था प्रधान कहो, अव्यक्त मूल प्रकृति, अव्यक्त कहो, मूल कहो, है ना, अविकृति कहो। समझे? कुछ भी कह लो।
ये सब प्रकृति के ही नाम है। समझ गए पंडित जी? तो व्यक्त अर्थात विकृति और प्रधान अर्थात प्रकृति, ये कौन कौन गुण वाले हैं, क्या क्या इनके अंदर क्वालिटीज हैं, तो बता रहे हैं। कैसे हैं? बोले त्रिगुणी हैं, तीनों गुण वाले, अर्थात सत्व रज तम गुण में रहते हैं, तीनों गुणों से युक्त है। और कैसे? बोले अविवेकी हैं, इनके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है अपना, ये कैसे? विवेक शून्य है। कैसे हैं? विवेक शून्य। और क्या बोले आगे? बोले सामान्यम, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, विवेकी व विषयी रह गए। विषयी, विषय मतलब विषयों का उपभोग साधक है, उपभोग कराने वाले, ठीक है, उपभोग के साधन है। क्या है ये? विषय है, अर्थात उपभोग के साधन है, ठीक है, इनका उपभोग किया जाना चाहिए। और क्या बोले? बोले सामान्यम, है ना, अर्थात कार्यते सभी के लिए, सर्व पुरुष साधारण है ना, अर्थात सभी पुरुष उनको भोगते हैं। सामान्य मतलब सभी पुरुषों द्वारा क्या है? भोग्य है ना। ग्रहण करने योग्य। हाँ, आगे बोले अचेतनम, इनके अंदर चेतना नहीं है। कैसे? अचेतन है, जड़ स्वभाव है इनका। कैसा स्वभाव है? जड़ स्वभाव। और कैसे? प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी मतलब प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ उत्पन्न करते रहते, कुछ ना कुछ धारण किए रहते हैं। कौन कौन है ये सब लक्षण वाले? त्रिगुणी 1, विवेकी 2, अविवेकी 2, विषयी सामान्य 4, है ना, अचेतन 5 और प्रसव धर्मी 6। इन 6 गुणों वाले कौन कौन है? किसके अंदर ये 6 गुण रहते हैं? व्यक्त और प्रधान। विकृति व्यक्त और प्रधान। के अंदर। और इससे विपरीत यदि कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ त्रिगुणी कहा तो यहाँ अत्रिगुणी हो जाएगा, है ना। यहाँ विवेकी अविवेकी कहा तो यहाँ क्या हो जाएगा? विवेकी है वह। यहाँ विषयी का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अविषयी। यहाँ सामान्य का है तो असामान्य, यहाँ चेतन का है तो अचेतन, और यहाँ प्रसव धर्मी का है तो अप्रसव धर्मी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है पंडित जी। सर एक प्रश्न। सर क्या? हाँ बोलो। ऊपर ऊपर वाली कारिका में व्यक्त के लिए बताया है कि सक्रिय है, और इस वाली कारिका में बता रहा है कि अचेतन है, ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब सर ऊपर वाली कारिका में व्यक्त और अव्यक्त में असमानता बताई गई है कि व्यक्त सक्रिय है, अनेक है, अनाश्रित है। तो ऊपर सक्रिय बताया गया है व्यक्त को, और इस वाली कारिका में बताया गया है कि यह अचेतन है। सक्रिय होते हुए अचेतन कैसे हो सकती है? बताइए, कोई बोलेगा कुछ इस पे? कोई उत्तर किसी का? कक्षा इतनी रखेंगे, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर बोलिए। चल बोलिए, कोई है?